काफ़ी ज़माना बदल चुका है, लेकिन अब भी ऐसा है कि माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य कई बार उन्हें नहीं तय करने देते हैं, तो क्या सही राह होनी चाहिए? पहली बात तो जवान लोग जो बैठे हैं उनसे बता दूं कि माता पिता दुश्मन नहीं होते। वो जो अपने लिए नहीं सोच पाए अच्छा उतना आपके लिए सोचते हैं। मैं जब पढ़ता था, दूरदर्शन पर काम करने के लिए आता था, रेडियो पर काम करता था, युववाणी पर एक प्रोग्राम आता था हवा महल, उसको मैं प्रस्तुत करता था। मन भावन एक प्रोग्राम आता था, 60 रुपये मिलते थे। तो आखिरी बस से लौटता था तो पिताजी पिलखवे में वेट करते रहते थे कि बस उतरेगी तो दिखेगा। थोड़ा मैं लेट हो जाऊं तो चिल्लाते थे कि यार बस इतने बजे आ गई होगी, तुम कैसे रह गए। अब मेरी बेटी अपना काम करती है, अपना बिजनेस चलाती है, उसकी मीटिंग्स होती हैं, गुड़गांव गई है, नोएडा कहीं गई है, वक्त पे नहीं आती, मीटिंग में फ़ोन नहीं उठा रही तो मैं ड्राइवर को फ़ोन करता हूँ, दीदी कहाँ है सर, वो तो बात कर रही है। तो अनुभवों की पाठशाला में युवा होकर, अनुभवों की पाठशाला में युवा होकर हम पिता का दर्द समझे हैं पिता होकर। तो वाह! आज ही एक व्यापारियों के शहर में, टिपिकली कहूं तो एक वैश्यों के बनियों के शहर में, जहां कपड़े का बिजनेस होता था, पिलखवा, वहां अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, हिंदी संस्कृत के अध्यापक। तो 3 प्रकार का आदर उन्हें प्राप्त था। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी चरण स्पर्श। वैसे भी हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था जैसी स्थिति में है, अच्छी बुरी मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर ऐसा जनरली है कि सम्मान बहुत दिया जाता है। लेकिन उन्होंने अर्थ का अभाव देखा था। उन्होंने देखा था कि वो कॉलेज एटलस की साइकिल से जा रहे हैं और उनका पढ़ाया हुआ एक लड़का जो बीए की दूसरी साल में फेल हो गया था, वो अब कपड़े बेचने लगा है, वो प्रीमियर पद्मिनी से बगल में निकला है। या वो बस अड्डे पे खड़े हैं बस पकड़ने के लिए, गाजियाबाद जाने के लिए, और सामने एम्बेसडर से कस्बे का चेयरमैन जा रहा है, उसने गाड़ी रोकी, गुरुजी चलो, गुरुजी छोड़ दूंगा। तो वो चाहते थे कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो मीन्स के हिसाब से, माध्यमों के हिसाब से समृद्ध हो। उस जमाने में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, इस बात की गारंटी थी कि आपको ठीक ठाक जिंदगी मिल जाएगी। उन्हें लगा लड़का मेधावी है, बड़ा वाला लड़का इंजीनियर हो ही चुका था, सबसे बड़े वाले भैया, तो उन्होंने कहा ये भी पढ़ लेगा। और उन्होंने जो मेरे लिए कैरियर डिजाइन किया था वो कोई मुझे परेशान करने के लिए नहीं किया, कोई इसलिए नहीं किया, आज वो 87 साल के हैं, भगवान उन्हें 100 वर्ष की आयु दे, कि मेरे को दुखी कर देंगे। उन्होंने ये सोचा था ये बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, इंजीनियर के बड़े अच्छे पैसे होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, जीवन चल जाएगा। पर अंदर से कुछ और तरंग आ रही थी, तो मैंने कविता लिखनी शुरू कर दी। तो 2 छोटी बातें, एक बात तो पेरेंट्स के साथ मैं साझा करूंगा, क्योंकि मैं भी अब पेरेंट हूँ। एक बेटी अपना काम कर रही है और एक बेटी पढ़ रही है अभी लंदन में एक प्रतिष्ठित संस्थान है किंग्स कॉलेज, वहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। जितने माता पिता यहाँ बैठे हों, अपने असफल सपनों का बोझ अपने बच्चों की पलकों पर मत रखिए प्लीज, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो क्या सपने देखना चाहते हैं। आपसे बड़ा सपना देखना चाहते होंगे वो। हाँ, निश्चित रूप से उनका जो अवचेतन है वो भी कमजोर है, उनकी जो जीवन जीने की इच्छा है वो प्रबल है। बारिश देखते ही उनका मन करता है गाड़ी निकालो, अब साउथ एक्स चलते हैं, अब वहां चलते हैं, दिल्ली में कौन कौन सी जगह मुझे तो पता भी नहीं है। तो वो उसमें लग गए। लेकिन और आपकी इच्छा रहती है कि नहीं नहीं, वाटर लॉगिंग हो सकती है, कुछ और हो सकता है। इनके बीच में एक संघर्ष चलता रहता है। इसके बीच में जो संबंध की मृदुता है वो नहीं जाननी चाहिए। बहुत सारी चीजें मैं सहन करता हूं, बहुत सारी चीजें वो सहन करते हैं, और इसी का नाम जिंदगी है। और एक बात और मैं आपसे कह दूं, हम तो नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को कोई कष्ट हो, क्योंकि हम 70 के दशक के जो पैदाइश लोग हैं, जो 50 पार कर गए, ये एक ऐसी जनरेशन है जिसने पहले तो माता पिता सुखी रहे इसके लिए कमाया, और अब जो आर्थिक अनिश्चितता है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज हैं, उसमें बेटी परेशान ना रहे, बेटा परेशान ना हो, इसके लिए कमा रहे हैं। हम पर 2 भाव चल रहे हैं। कल को मेरी बेटी ये कहे कि मुझे 6 साल काम ही नहीं करना, मुझे पेंटिंग बनानी है, या मुझे काम नहीं करना, मुझे पेरेंटिंग करनी है, बेटी को पालना है, तो उसको ये ना सोचना पड़े कि ये जो पैसे हैं जो घर चलाने के लिए होते हैं ये कहां से आएंगे। तो उसकी जद्दोजहद हम कर रहे हैं,
दोनों लोग अगर पक्ष ये बात समझ जाएंगे तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा, जिंदगी अच्छी। बहुत खूब। सर हम लोग तो डांट भी खाते हैं, जैसे आपने बोला ना हम पैसे कमा रहे हैं, और हम जैसे लोग हैं, मैं अपने पर्सनल बात बता रही हूँ, पहले पेरेंट्स की डांट खाई और अब बच्चों से डांट खाते हैं। नहीं, अब देखिए, ये तो जो एक शिफ्ट आया है, ये आया है ग्रेजुएट होने के कारण। माँ बाप अक्सर ये बात कहते हैं घरों में कि हमारी हिम्मत नहीं थी बाप के सामने मुंह खोले। इसमें साहब आपके बाप की प्रॉब्लम थी, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मतलब मेरी भी हिम्मत नहीं थी मेरे पिताजी के सामने बोलने की। मतलब वैसे भी आप शब्द देखिए, माँ और बाप, माँ के सामने बोल लेते थे, माँ देखो, आप माँ बोलो माँ तो मुंह खुल जाता है, आप बाप बोलो बाप, बंद हो गया है। आप बोल के देखना रात को बाप, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। मेरी बेटियां तो मेरे से जो बात करती हैं, अगर मेरे पिताजी सुन लें, वो कई बार देखते भी हैं, वो उनको कहते हैं ये क्या है। जैसे वो डाइनिंग टेबल पे पहुंची और वो लेट आई छोटी वाली, और हम बैठे हुए हैं, तो अब उसने देखा कि बाय द वे मैंने कोई ऐसा कोई टी शर्ट पहन रखी, उसने पहली बार देखी, उसने कहा कूल ब्रो, ओह ऐसे। अब मेरे पिताजी देखते ये क्या है ब्रो, क्या है ये, कैसे बात हो रही है। या वो जिस तरह की बातें करती है, जिस तरह की, कोई तुम ऑफिस नहीं गई, पूछो उससे, जैसे पूछा ऑफिस नहीं गई, नहीं नहीं नहीं, यार तुम्हारा अजीब है, आज ऑफिस है, मंडे है, तो छोटी वाली कहेगी अब ना आपकी ना प्रॉब्लम है भाई, वो पीरियड्स में है। अब ये बात बाप से कह देना, ये जो साहस है ये हमने उन्हें दिया है, क्योंकि ये कोई खराब बात नहीं है जो वो कह रही है, ये सामान्य बात है, सबको होता है, नेचुरल प्रोसेस है। मेरी बेटी अगर मुझसे ये बात नहीं कर सकती तो लानत है मेरे बाप होने पर, फिर मेरा मतलब क्या है पिता होने का। तो जो लास्ट जनरेशन में तथाकथित शर्मो लिहाज के पहरे थे, उनमें कई ऐसे भी थे जो अच्छे नहीं थे। हमारे यहां संस्कृत में एक पंक्ति है, कालिदास जी ने लिखी है, पुराण मित्यैव न साधु सर्वम। पुराना हो जाने से ही कोई बात अच्छी नहीं हो जाती, और नया हो जाने से कोई बात खराब नहीं हो जाती। अब एक नई संस्कृति है जहां बच्चे माँ बाप से डील कर रहे हैं। जब मेरी बेटी पढ़ने के लिए गई नमिता, मेरे किसी दोस्त ने कहा कि बाहर तो ध्यान रखना पड़ेगा, लड़कियों के अफेयर चल जाते हैं, फला हो जाते हैं। तो मैंने कहा देख भाई, जिन माँ बापों ने अपनी बेटियों को गले लगाकर उनके दुख नहीं सुने, उनके सुख नहीं सुने, वो परदेश में कंधा तलाशती हैं कि किसके सिर कहां रख दूं। मैंने तो सुने हैं। और बोले कोई लड़का पसंद आ गया तो क्या, मैंने कहा लड़कियां लड़के में बाप देखती हैं कि बाप से अच्छा होना चाहिए, बाप से महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब हमसे नीचा तो कोई समझ में आएगा नहीं, और अगर हमसे ऊंचा समझ में आएगा तो हम खुद पहुंच जाएंगे कि हेलो कैसे हैं, हाँ बहुत बढ़िया। इससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत चैलेंज है उनके सामने। अच्छा, जैसे हमने आपके वीडियोस भी देखे हैं पिताजी के साथ, ओह माय गॉड, है ना, और वो जो एक रिश्ता आपका अपने पिता के साथ है और फिर जो बच्चों के साथ आपने, तो वो आपने क्या चैलेंजेस देखे, मतलब आपने किस तरह से मैनेज किया उसको, मतलब ये तो बहुत ही टफ है मैं एक टिपिकल टाउनशिप का पिता था, मैंने धीमे धीमे चीजें सीखी। हम ऐसे हिपोक्रेट सिस्टम में हैं जहां सुबह ही सुबह पूरा देश एक भगवान के सामने घंटी बजाता है जिनके पार्श्व में उनकी प्रेमिका खड़ी रहती है। पूरा देश, वही पंडित जी घंटी बजाते हैं, टन 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 टन, राधा कृष्ण के सामने। राधा उनकी पत्नी नहीं है, पत्नी उनकी रुक्मणी है, राधा उनकी प्रेमिका है। और लड़की के बैग में अगर प्रेम पत्र निकल जाए तो कहते हैं नाक कटवा दी इसने। ये जो हिपोक्रेसी हमने प्रेम को लेके, रिलेशनशिप को लेके अपने अंदर लाई है, इससे लड़ने में दिक्कत आई। बट मैं इस महफिल में ये स्वीकार करता हूं कि मुझे ऐसा बनाने में मेरी बेटियों का योगदान है। उन्होंने मुझे ग्रो कराया, उन्होंने मुझे ग्रेजुएट कराया, उन्होंने मुझे तमीज सिखाई। जैसे हम अपने दोस्तों को बोल देते थे, कोई मिला, अबे तेरा तो पेट निकल गया है, अबे मोटा हो गया है, वो कहती थी ये गलत बात है, दिस इज बैड, आपको कहना है दूसरे तरीके से कहिए, बॉडी शेमिंग। मैं कहता हूं मेरा यार है, अरे यार हो तो कुछ भी हो, कान में कहिए, हमारे सामने क्यों कह रहे हैं, मेरे लिए तो अंकल है वो। अब वो मेरे सामने आते समय सोचेंगे कि मैं कैसे जाऊं। तो ये जो सिखाया, एलजीबीटी, टिपिकल कस्बे के बच्चों के दिमाग में एलजीबीटी क्या होता है, वही टिपिकल माइंडसेट था हमारा, यार ये कैसे हैं। कुछ लड़के हमारे ऐसे थे तो हम उनको देखते थे, अरे ये तो ऐसा है, हमारे साथ नहीं। उसने मुझे सिखाया कि आप इनकी सेक्सुअलिटी की तमीज से इज्जत करना सीखिए,
और बाद में तो उस कॉज के लिए हमने जो कह सकते थे, सुन सकते थे, लिख सकते थे, वो किया। तो मुझे लगता है कि केवल माँ बाप ही बच्चों को नहीं सिखाते, अगर हम थोड़ा सा खुद को लचीला बना लें, फ्लेक्सिबल बना लें, तो बच्चे भी आपको वो सिखाते हैं जिससे आपका सर्वाइवल उनके साथ आसान हो सकता है, ठीक हो सकता है। बहुत खूब। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपके पिताजी ने आपसे कभी नहीं जानना चाहा कि आप कवि क्यों बनना चाहते हैं। उनका कोई अपराध नहीं था, हाँ। उन्हें आदत ही नहीं थी। जी। जैसे पिछली जनरेशन को सॉरी बोलने की आदत नहीं है। माफ करिएगा बुजुर्गों, यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सॉरी बोला? हमारी और हमारे बाबू की लव स्टोरी शादी तक तो पहुंच गई, पर हमारी शादी एक लूप में अटक के रह गई है। माफ करिएगा बुजुर्गों, यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सॉरी बोला? अब तो हम ग्रेजुएट हो गए। नहीं नहीं सर, आपने तो इसलिए बोला, मैम आपने तो इसलिए बोला कि आपको बोलना पड़ा, बच्चा ही एक है। कहां जाओगे, बच्चे ही दो हैं, सुबह डाटा है, दोपहर तक मुंह फुला हुआ है, 3 कमरों का फ्लैट है, 2 कमरे का फ्लैट है, वही दिखता है। तो फिर आप, नहीं गुड्डू ओके सॉरी मेरे से ना गलती हो गई बेटू, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। बेटे ने भी माफ कर दिया। पहले तो 5 थे, तू रूठ जा, 4 और हैं, बैठा रहे उधर क्या कर रहा है। हाँ, हम तो 5 भाई बहन थे, कोई ऑप्शन। अब सबसे छोटे थे तो सबसे नहीं, अब डिनर टेबल पे पूछते ना, मैं ये नहीं खाती हूँ, कोई सोया चाप जरा, नो नो भैया मैं ये सोया चाप नहीं खाती हूँ, नहीं खाती हूँ, नहीं खाता हूँ, ये ऑप्शन तो अब आया। मैं छोटा था नमिता, तो एक दिन मैं आलू टमाटर की सब्जी में से धनिया निकाल रहा था, तो मेरे पिताजी ने कहा ये क्या कर रहे हो, 5वीं क्लास में होगा। मैंने कहा जी ये पसंद नहीं है। तो उन्होंने मेरी बहन को आवाज दी, वंदना थोड़ा सा धनिया लेके आओ, एक कैंची लेके आओ। वो धनिया लाई, उन्होंने कचर 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 करके मेरी उसमें डाला, घुमाया गोल गोल, बोले खाओ बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। ऑप्शन ही खत्म हो गया धनिया का, तब से आज तक धनिया खा रहे हैं।